हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 25 और इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद आप अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो क्लास 10th आज की जो वर्कशीट है वो क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने जो लास्ट वीक वर्कशीट की थी, ठीक है, आपकी जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा था अ टाइगर इन अ जू, ठीक है, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़े थे। तो यही चैप्टर जो है, मतलब यही आपकी जो पोएम थी, इसी के बेस पे आज आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो ये पोएम हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और हमें आंसर करने हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले वर्कशीट पूरी आपने पढ़ी थी, लास्ट वर्कशीट जो थी उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमारा जो आज की जो वर्कशीट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये सभी जो आपको दे रखे हैं सेंटेंसेस, इनमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है और इसी में आपको क्वेश्चन भी दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट आपके लिए क्या है। इसमें आपको बोला गया है कि लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। अब एक चीज़ और आपको बोला गया है कि पोएटिक डिवाइसेस आपको हम आज जो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पोएटिक डिवाइस बहुत इजी होती है और इसको समझना जो है ये भी इजी होता है, लेकिन जब आप इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसीलिए आपको पहले समझाए गए हैं और उसके बाद आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ये आप देखेंगे कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ये 1 मार्क्स का आता था, ठीक है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ होते थे तो छोड़ देते थे। बट आपको इसे छोड़ना नहीं है, पहले आप इसे समझेंगे और उसके बाद तो आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। ओके, सो सबसे पहले आपको जो पोएटिक डिवाइस दी गई है वो क्या है, ठीक है। पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? पोएटिक डिवाइस होती है कि मतलब जो आप पोएम जब आप बोलते हैं तो पोएम में क्या होता है कि हम ना किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है कि जो हम एंड के वर्ड्स होते हैं उनको सेम रखते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, जिससे वो एक सॉन्ग की तरह लगे, म्यूज़िक की तरह लगे, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं पोएटिक डिवाइसेस, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है? सबसे पहले आपको कहा गया है पर्सोनिफिकेशन। क्या कहा गया? पर्सोनिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। आप किसी चीज़ को ह्यूमन कैरेक्टर दें जो ह्यूमन ना हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है पर आप उसको दिखा रहे हैं कि जैसे वो इंसान है या इंसान की तरह महसूस कर रही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी पोएटिक डिवाइसेस को भी समझ लेते हैं। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो, एक मिनट, ओके, ठीक है, टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब रिपीटेशन का मतलब है कि जो पोएट है वो रिपीटिंग वर्ड्स का मतलब होता है किसी एक ही वर्ड को या अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करे, ठीक है, बार बार, तो उसे हम बोलते हैं रिपीटेशन। पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस शो करने के लिए, ठीक है, जब हम रिपीटेशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि जब भी कोई पोएट यूज़ करता है रिपीटिंग वर्ड्स को, ठीक है, शो करने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस शो करने के लिए। ओके, उसके बाद है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। आपको इमेजिन वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि आप किसी चीज़ को सोचें, ठीक है, अपनी माइंड में इमेजिन करें कि वो चीज़ कैसे है और क्या होगा उस सिचुएशन में, ऐसे मतलब आप इमेजिन करें किसी चीज़ को, तो उसे हम इमेजरी बोलते हैं। ओके, देन फोर्थ वन इज़ राइम स्केमा। इसका मतलब होता है कि पोएट यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। जब कोई पोएट यूज़ करता है सेम साउंड को, ठीक है, मतलब जो मैं भी आपको समझाऊंगी, जैसे कि आपको यहाँ जो
फोर्थ ये देख रहे हैं आप, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जिसको आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। इसमें आपको इसी बारे में कहा गया है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते, अभी हम ये सीख लेते हैं कि राइम स्केमा क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो हैं जब एंड के वर्ड्स देखते हैं, आप कभी कभी देखते होंगे कि वो सेम होते हैं, ठीक है, और उनको सुनने में वो कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जैसे फन, नन, है ना, तो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इसी को हम राइम स्केमा बोलते हैं, ठीक है। सो जब पोएट यूज़ करता है सेम साउंड वाले वर्ड्स, जिसका जो म्यूज़िकल इफेक्ट होता है, ठीक है, पोएम में आता है, ऐसा लगता है कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं जब आप पोएम सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स। एग्जाम्पल, क्रैम्ड सर्कल्स, हेयर सी इज़ रिपीटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आप दो अलग अलग वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, और दोनों ही वर्ड्स में आप देखेंगे कि एक वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें सी और सी, ठीक है, क्रैम्प्ड सर्कल्स में सी सी जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ओके, तो जहाँ पे किसी सेंटेंस में दो तीन वर्ड्स जो हैं उनका फर्स्ट वर्ड क्या है, अगर सेम है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। ओके, तो आपको ये इजीली समझ आ गए होंगे, और आपको ये समझाए इसलिए गए हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपको नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं और आपको इन्हें आंसर करना है। तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको इसमें देखना है कि मैं यहीं से बता देती हूँ कि ही का मतलब क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही आप किसके लिए यूज़ करते हैं, ही और शी आप यूज़ करते हैं किसी भी इंसान के लिए, है ना। ही मेल्स के लिए और शी फीमेल्स के लिए, बट ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी आप एनिमल की बात करते हैं तो उसके लिए आप इट यूज़ करते हैं। तो बट यहाँ पे इट नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पे तो ही यूज़ हुआ है पोएम में टाइगर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो टाइगर है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन से। यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन आएगा, जहाँ पे आप ह्यूमन कैरेक्टर दिखाते हैं किसी चीज़ को, बट वो ह्यूमन नहीं होती, ठीक है। तो आपका यहाँ पर्सोनिफिकेशन आएगा। उसके बाद मैं अभी आपको ये पेज पे अच्छे से समझाऊंगी, बट मैंने ये चीज़ यहाँ आपको यहीं से समझा दी क्योंकि ये आप यहाँ जो पैराग्राफ दिया है आपको, ठीक है, उसके बाद जब आप ये सेंटेंसेस देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये यहीं पे बता दिया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रीच, ठीक है, वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रीच। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ जो हैं वो दिए गए हैं, क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। अब ये मैं आपको शीट पे समझाऊँ क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद बतानी ईजी नहीं होंगी, बट वहाँ मैं रिटन फॉर्मेट में आपको समझाऊँगी। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ये तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि सी सी यहाँ पे रिपीट हो रहा था, तो ये था एलिट्रेशन। ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल सी सी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ एलिट्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस था, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे भी आपको बोला गया है कि ही स्टॉक्स इन अ विविड स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे भी एस एस रिपीट हो रहा है दो वर्ड्स में, तो यहाँ भी आपका एलिट्रेशन आ जाएगा। ओके, सो अगर आप फोर्थ जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, फोर्थ आपको जो दिया गया है क्या कहते हैं पैरा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या पूछा गया है। इसमें आपको पूछा गया है कि सबसे पहले आपको 4 लाइनें दी गई हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन किया गया है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। आपको चारों लाइन दी गई हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोला गया है कि राइम स्केमा हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैंजा, चूज फ्रॉम वन में आपको बोला ए बी और 2 में आपको बोला ए बी सी डी। अब ये ए बी और क्या कहते हैं ए बी सी डी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ए बी और ए बी का मतलब है, जैसे आप मैंने अभी आपको बताया था कि फन, नन, ठीक है, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको बोला गया है कि ए बी मतलब आपको बोला गया है यहाँ पे कि स्ट्रिप्स जो है, ठीक है, ये सुनने में क्वाइट की तरह लग रहा है और जो केज है वो सुनने में रेज की तरह लग रहा है। पहले ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया है,
ठीक है, आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है, इन दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में से। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो सेम है, और जो क्या कहते हैं सेकेंड सेंटेंस का लास्ट वर्ड है और लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, ये दोनों सेम है। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर दूसरे जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपको बोला गया है कि जो ए है और जो आपका क्या कहते हैं ए है और सी है, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। उसके बाद आपका जो बी है और आपका जो लास्ट सेंटेंस में, ये दोनों बी बोले गए हैं। क्यों? बी का मतलब है कि ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसका लास्ट वर्ड जो है वो है ए। जो आपका सेकेंड सेंटेंस है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो है बी। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड सेंटेंस है, उसका लास्ट वर्ड है सी, और जो आपका सबसे लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है वो है बी। अब मैंने इसको बी क्यों लिखा? सबसे पहले ए जो है वो बी से बिल्कुल भी सुनने में एक जैसा नहीं लगता। ठीक है, वो बिल्कुल भी म्यूज़िकल नहीं लगता, उसमें कोई भी म्यूज़िकल जो है इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे आप बोलेंगे स्ट्रिप्स केज, दोनों ही साउंड में अलग हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो बी है और सी, ठीक है, ये भी सुनने में एक जैसे नहीं लग रहे। ठीक है, तो ए बी सी अगर आप देखेंगे तो ए बी सी ये तीनों ही अलग है। स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट सुनने में बिल्कुल अलग है तीनों एक दूसरे से। ठीक है, कोई भी साउंड सेम नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी और जो बी है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेज एंड केज सुनने में एक जैसा लग रहा है। केज, रेज, म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है इसमें। सो इसीलिए आपका जो लास्ट क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो हम इसे पेज पे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उस पर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इन्हीं 4 लाइनों से रिलेटेड और भी पोएटिक डिवाइस पूछी जाएंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पढ़ा तो कुछ और था बट ये कुछ और है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने उसे समझाया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं उसमें और जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस है वो मैंने कैसे लिख के बताए हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था उसमें है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि पर्सोनिफिकेशन होगा आपका और एलिट्रेशन होगा। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्यों होगा? क्योंकि ही यूज़ हो रहा है किसके लिए? एक एनिमल के लिए, टाइगर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हैं जो ह्यूमन नहीं है। ठीक है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन आएगा। ओके, उसके बाद आपका एलिट्रेशन क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक्स और स्ट्रिप्स जो है इसमें एस जो है वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आपको क्या बोला गया था? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी लिखा है मैंने। ठीक है, इमेजिनरी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ आप इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, कि जो पैड है, मतलब जो टाइगर के पैर हैं, उसके जो पैड्स हैं, पैर के पंजे जो होते हैं ना, वो कैसे सॉफ्ट है? वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपको इमेजिन करना पड़ रहा है कि हाँ उसके जो पैर है वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। तो वेलवेट कैसा होता है और उसके पैर जो कैसे हैं। ठीक है, तो वो आप इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप फुल सेंटेंस पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ इमेजिनरी है ये। और अगर आप इसके अलावा इस सेंटेंस में और भी मेटाफर हैं, वो क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में समझाया है कि ऑक्सीमोरोन जो है, ऑक्सीमोरोन वो किसके लिए? क्वाइट रेज के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? क्वाइट रेज के लिए। बट ये आपको समझाया नहीं गया है। ठीक है, आपकी वर्कशीट में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसको इमेजिनरी लिखेंगे पूरे सेंटेंस के लिए। और अगर आपको ऑक्सीमोरोन समझाया गया होता तो आपका क्वाइट रेज यहाँ से आ सकता था। उसके अलावा आपको मेटाफर भी बताया गया है। ठीक है, अगर आप अपनी वर्कशीट को ना देखें तो मेटाफर भी आता है इस सेंटेंस में, जहां आप कंपेयर करते हैं पैड को किससे?
आप मतलब जो टाइगर है उसके पैरों को कंपेयर कर रहे हैं वेलवेट से, तो यहाँ जब कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर भी आता है, और जो ऑक्सीमोरोन होता है वो क्वाइट रीच के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके वर्कशीट के अकॉर्डिंग देखें तो आप इमेजिनरी लिखेंगे। और यहाँ पे एक और मेटाफर आता है, बट वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया नहीं है, वो आप देख सकते हैं, वो है यहाँ पे क्वाइट और क्वाइट। देखो आप क्यू और क्यू बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं आप। तो आप चाहें तो सेकंड सेंटेंस में एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि आपको वर्कशीट में आपको समझाया भी गया है और ये आपके इसमें सूटेबल भी है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ क्यू और क्यू रिपीट हो रहा है इन क्वाइट रीच, ठीक है। क्यू क्यू रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपका एलिट्रेशन भी है। तो आपके सेकंड सेंटेंस में दो आ रहे हैं, इमेजिनरी और एलिट्रेशन। आप एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं ऑक्सीमोरोन और मेटाफर, ये आपको वर्कशीट में नहीं दिए गए, इसलिए आपको लिखने नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो थर्ड सेंटेंस है उसमें आपको बोला है बट ही इज़ लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ये बहुत सिंपल है, इसको आप नॉर्मली देखेंगे, इसमें ना कोई इमेजिनेशन है ना पर्सोनिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे इसमें आपको सीधा एलिट्रेशन है, ठीक है। आपको एलिट्रेशन जो है इसको लिखना है, क्यों? क्योंकि सी और सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कॉन्क्रीट सेल, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा देखिए मैंने आपको फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी यहाँ पे आंसर लिखा है और यहाँ पे दिखाया भी है कि स्ट्रिप्स के लिए आप ए, केज के लिए बी, क्वाइट के लिए सी और रेज के लिए जो है वो बी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केज और रेज क्या है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, और स्ट्रिप्स और जो क्वाइट है ये दोनों सुनने में अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका आंसर है सेकंड, ए बी सी डी, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये सभी के सभी आंसर जो हैं यहाँ पे सॉल्व करके समझा दिए। मैं इसे जूम करके भी आपको दे रही हूँ कि आप यहाँ से भी चाहें तो इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर्स लिख सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, वो ये कि आपको सभी आंसर दिए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आपको डीपली समझाया भी जा रहा है कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में चल के कौन कौन सी इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि अभी तो आप लोग वर्कशीट कर रहे हैं, आपको सॉल्व करनी है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आप देखिए कि इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन आए, तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गए, ये तो हमने नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है, वैसे आपकी वर्कशीट में जो कराया गया उसी में से क्वेश्चन आएंगे, बट आपकी वर्कशीट भी अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्कशीट के आपके हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे ये आज आपने पोएटिक डिवाइस की, ये एग्ज़ाम में आती है और हमेशा आती है, इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आपको पोएटिक डिवाइस मिलती ही है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कभी किसी एग्ज़ाम में ना आए, वरना आपकी 9th क्लास और 10th क्लास में आप देखेंगे कि ये आती ही हैं, ठीक है। और ये 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की होती हैं, तो इसीलिए आपको कभी भी कोई पोएम आए तो आपको ये छोड़ना नहीं होता, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना होता है, ठीक है, कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, उसके अलावा एलिट्रेशन क्या है, मेटाफर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि ये कहाँ पे और किसके लिए यूज़ होती हैं। कभी कभी एक ही सेंटेंस में 2-3 पोएटिक डिवाइस यूज़ होती हैं, तो आपको वहाँ बताना होता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाए कि आपको अंडरलाइन करके दिया जाए कि आपको सिर्फ इस वर्ड की पोएटिक डिवाइस बतानी है, ठीक है, तो आप इजीली बता देंगे। लेकिन अगर आपको सेंटेंस दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे बताएंगे पोएटिक डिवाइस, तो अपनी पोएटिक डिवाइस लिखने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि अपना रीज़न भी लिखेंगे, तो वो आपके आंसर को और बेटर करता है। और ये मैं आपको पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में चल के आपको और भी क्लासेस में आना है। आप अपने आंसर को कितने अच्छे से सुंदर बना सकते हैं, आप अपने व्यूज़ को कितने अच्छे से रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो फ्यूचर में, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें जो हैं मैं वीडियो के थ्रू आपको इसीलिए बता देती हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प भी हो। ओके। और स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम पे मुदिता IAS वॉरियर चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे ज़रूर दिया जाता है, तो आप वहाँ जाके ये सभी नोट जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, ले सकते हैं। 9th-10th दोनों स्टूडेंट्स को वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स, और सभी बच्चे वहाँ जाके प्रॉफिट ले भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन करके चैनल और नोट्स जो है वो वहाँ से लेते हैं। तो आप चाहें तो आप भी नोट्स अपने जो हैं ये सब्जेक्ट्स के और वर्कशीट जो हैं आप
इनके ले सकते हैं वहाँ से। ओके, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर मोस्टली कोशिश की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें, अपने बिज़ी शेड्यूल से अपना वक्त निकालते हैं कि हम आपके लिए जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दें। ठीक है, आपकी एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, और आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई के लेके कितना सीरियस हैं, आपको कितनी मतलब हेल्प होती है वर्कशीट जब हम आपको हेल्प करते हैं समझा के, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपकी किसी तरीके से मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत एबल हैं लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। So students, I hope so you are enjoyed this video. Okay, so bye bye.